नमस्कार। दिन की बड़ी खबरों से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का वक्त हो गया है। एक पुराना और मशहूर कथन है कि लंबा खींचने वाला युद्ध नैतिकता और आदर्शों की तिलांजलि दे देता है और फिर दोनों ही पक्षों को युद्ध की गंदगी का सामना करना पड़ता है। आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का वो मोड़ आ गया जिसकी चिंता पूरी दुनिया के मन में थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ साफ कहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के खतरे को छोटा करके आंकने की भूल न करें। नेटो की मदद से जो प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध चल रहा है और जिस तरह यूक्रेन की सज्जा नेटो देशों ने हथियारों से की है, उससे इस युद्ध के विश्व युद्ध में तब्दील होने का खतरा असली है और इसमें देर नहीं लगेगी। आज रूस की इस चेतावनी के असर को डिकोड करेंगे और बताएंगे कि पुतिन के इरादों की रेंज कहां तक है, वो नेटो के किन हथियारों की सप्लाई से चिढ़े हुए हैं और आगे वो किस हद तक जा सकते हैं। इसके बाद भारत को धार्मिक खलनायक बताने वाली अमेरिकी रिपोर्ट की चीर-फाड़ करेंगे। अमेरिका में 100 पन्ने की एक मान्यता प्राप्त सालाना रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट के हर पन्ने पर पूर्वाग्रह के ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई देंगे। इस रिपोर्ट में भारत के खिलाफ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो देश से प्यार करने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को चुभ जाएगी। इस रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगा है और सुझाव दिया गया है कि भारत को अभी विशेष चिंता वाले देशों की श्रेणी में रखा जाए। इस रिपोर्ट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान का जिक्र है जो अमेरिका को बहुत चुभा। आज इस अमेरिकी एजेंडे से आपको खबरदार करना जरूरी है क्योंकि भारत को ज्ञान देने वाले अमेरिका की पास की नजर बहुत कमजोर है। उसे अपने दोष दिखते नहीं और वो जानबूझकर भारत की छवि को टारगेट कर रहा है। और शुरू में ही आपको एक अच्छी खबर भी दे देते हैं। खबर यह है कि भारत ने राष्ट्रध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। एक साथ एक समय पर 78,220 भारतीयों ने तिरंगा फहराया और गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। गिनीज बुक के सर्टिफिकेट में गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय का नाम दर्ज है। ये राष्ट्रध्वज के प्रति भारतीयों के सम्मान का प्रतीक है। तिरंगे वाला ये विश्व रिकॉर्ड बनाकर भारत ने पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। शुरुआत लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध से करते हैं। रूस ने अभी तक यूक्रेन के खिलाफ अभियान को युद्ध भी नहीं कहा था, इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया। पर आज रूस की ओर से एक आधिकारिक बयान आया। मॉस्को में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। जिस तरह नेटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि नेटो रूस के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध लड़ रहा है। रूस के विदेश मंत्री की धमकी ठीक उस समय आई है जब अमेरिका ने यूक्रेन को $165 मिलियन के हथियार देने का वादा किया। नेटो की मदद से ही यूक्रेन रूस के सामने टिका हुआ है और जिस तरह यूक्रेन को मदद मिल रही है उससे यह युद्ध और लंबा खिंच सकता है। इस चेतावनी को देखने का दूसरा नजरिया यह भी है कि जिस देश के पास दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 5,977 परमाणु हथियार हो, जिस देश की पहचान दुनिया भर में महाशक्ति के रूप में हो और वो 62 दिन में अपनी सैन्य मंशा पूरी न कर पाया हो, उसके विदेश मंत्री तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे तो मामले की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। आज विश्व युद्ध की ऐसी डायरेक्ट धमकी आई है कि दुनिया में शांति के कबूतर उड़ाने वाले व्यापारी और सुपर पावर देश सोच में पड़ गए। सीधे सीधे परमाणु युद्ध की धमकी, तबाही की सबसे बड़ी ईएमआई अभी बाकी है। बर्बादी का सैंपल पूरी दुनिया ने देखा। यूक्रेन में परमाणु आंधी अभी बाकी है। पिछले 62 दिनों में यूक्रेन ने इस युद्ध को लंबा खींचने में सफलता हासिल की क्योंकि नेटो ने लगातार यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई जारी रखी। रूस के बार बार चेतावनी देने के बावजूद नेटो यूक्रेन की मदद करता रहा। अब पानी सिर से गुजर गया है। अब रूस धमकी पर उतर आया। रूस ने साफ साफ कहा है कि नेटो की हरकतों का जवाब बहुत कठोर होगा और परमाणु हथियार के इस्तेमाल को कोई हल्के में ना ले। यह धमकी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये किसी और ने नहीं बल्कि पुतिन के राइट हैंड कहे जाने वाले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दी है।
вся пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН. नेटो रूस के साथ प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ है। युद्ध का मतलब है युद्ध। परमाणु हमले के जोखिम को कम करके नहीं आंकना चाहिए और युद्ध खत्म करने का कोई भी समझौता काफी हद तक जमीनी सैन्य हालात पर निर्भर करता है। Недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция. सरगेई लावरोव की इस धमकी को सुनने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कलेवा ने रूस को ट्वीट करके जवाब दिया। दिमित्री कलेवा ने इसे रूस की हार बताकर कहा है, यूक्रेन को दुनिया भर से मिल रहे समर्थन से रूस आखिरी उम्मीद खो चुका है, इसलिए तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मॉस्को को अपनी हार का अंदाजा हो चुका है, इसीलिए दुनिया को यूक्रेन का समर्थन दोगुना कर देना चाहिए। नेटो देशों से यूक्रेन को मिल रहे हथियारों की मदद से रूस बेहद गुस्से में है। अमेरिका और नेटो देशों से आ रहे हथियारों ने रूस के प्लान को खराब कर दिया है। 62 दिन के बाद भी रूस इस युद्ध को जीत नहीं पाया। माना जा रहा है कि अगले 13 दिन इस युद्ध के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुतिन इस युद्ध को 9 मई को अपने विजय दिवस से पहले जीतना चाहते हैं। नाटो भी हथियार सप्लाई करके आग में घी डाल रहा है, इसलिए अब पुतिन भी ये मैसेज दे रहे हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। परमाणु हमला भी हो सकता है, जिसकी तैयारी पहले से है, बस तारीख और वक्त पुतिन को तय करना है। यूक्रेन को मिल रहे नाटो के हथियार रूस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, तो दूसरी तरफ नाटो देशों के नेताओं का यूक्रेन जाकर जेलेंस्की से मिलना रूस को बहुत चुभ रहा है। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने कीव जाकर $165 मिलियन के हथियार भेजने का वायदा किया है। इसमें अमेरिका यूक्रेन को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें, S-300 मिसाइल डिफेंस शील्ड, बख्तरबंद गाड़ियां, असॉल्ट राइफलें, स्विच ब्लेड ड्रोन और भारी तादाद में लंबी रेंज वाली तोपें देने वाला है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन हथियारों से मदद करने वाला दूसरा सबसे खास देश है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कीव की सड़कों पर जेलेंस्की के साथ चहलकदमी करके बता दिया था कि वो यूक्रेन के कितने करीबी दोस्त हैं और हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। नाटो के तमाम सदस्य यूक्रेन को अपने अपने तरीके से हथियार दे रहे हैं और यही बात रूस को बेहद परेशान कर रही है, इसीलिए बार बार परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। मॉस्को से गीता मोहन और यूक्रेन से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं, लेकिन सिर्फ 2 युद्ध को ही विश्व युद्ध माना जाता है। हर युद्ध विश्व युद्ध इसीलिए नहीं होता क्योंकि विश्व युद्ध की कुछ खास कसौटी होती है। मौजूदा समय में यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे विश्व युद्ध की कसौटियों पर रखकर देखते हैं। विश्व युद्ध की पहली कसौटी है कि इसमें दुनिया की सारी महाशक्तियां शामिल हैं। इस समय इस युद्ध ने दुनिया की महाशक्तियों को खेमों में बांटा हुआ है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन सब इसमें किसी न किसी रूप में शामिल हैं। इसीलिए पहली कसौटी पूरी होती है एक तरह से। विश्व युद्ध की दूसरी कसौटी है दुनिया का बड़ा हिस्सा युद्ध में शामिल हो। फिलहाल यह कसौटी बिल्कुल पूरी नहीं होती क्योंकि युद्ध क्षेत्र यूक्रेन तक ही सीमित है। विश्व युद्ध की तीसरी कसौटी है कि दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग शक्तियों के बीच युद्ध होने लगे। फिलहाल ये कसौटी भी पूरी नहीं होती क्योंकि युद्ध सिर्फ यूक्रेन में चल रहा है। विश्व युद्ध की चौथी कसौटी है आर्थिक प्रतिबंध और सैंक्शंस की लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू हो जाए। ये कसौटी कुछ हद तक पूरी होती है क्योंकि अमेरिका और उसके दोस्त देशों की तरफ से रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। विश्व युद्ध की 5वीं कसौटी है कि एयर स्पेस बंद हो जाए। फिलहाल अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम की एयर स्पेस रूस के लिए बंद है। ये कसौटी कुछ हद तक पूरी होती है। विश्व युद्ध की 6ठी कसौटी है कि न्यूक्लियर युद्ध की एक्टिव तैयारी शुरू हो जाए। अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे युद्ध के खतरे के प्रति सक्रिय हैं। इस तरह विश्व युद्ध की कुछ कसौटियां पूरी होती हैं और कुछ नहीं। इसीलिए अभी के हालात को विश्व युद्ध नहीं कहा जा सकता, लेकिन आगे हालात बहुत तेजी से बदल सकते हैं। 19 अप्रैल को पहले आज तक संवाददाता गीता मोहन ने सर्गेई लावरोव का इंटरव्यू किया था और उनसे परमाणु हमले पर सवाल पूछा था। तब उन्होंने साफ कहा था कि परमाणु हमले को लेकर सारा डर का माहौल पश्चिमी देशों ने बनाया है। ये जो ताजा इंटरव्यू 8 दिन बाद उन्होंने दिया है, सर्गेई लावरोव की भाषा बदली हुई नजर आ रही है और अब वो तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं।
President Zelensky said that Russia plans to use tactical nuclear weapons. And वो तो बहुत कुछ कहते हैं। उनका कहना इस पर निर्भर करता है कि वो क्या पीते हैं और क्या फूंकते हैं। मैंने परमाणु हथियारों का जिक्र कभी नहीं किया। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं तो उनके खुफिया सूत्रों को उन्हें कुछ खबर देनी चाहिए। मैं ऐसी किसी बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता। Вся пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН. नेटो रूस के साथ प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ है। युद्ध का मतलब है युद्ध। परमाणु हमले के जोखिम को कम करके नहीं आंकना चाहिए और युद्ध खत्म करने का कोई भी समझौता काफी हद तक जमीनी सैन्य हालात पर निर्भर करता है। Недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция. अब ये समझते हैं कि लावरोव का रुख बदलने के पीछे क्या है। ऐसा क्यों हुआ कि आज तक को दिए इंटरव्यू में जिस आशंका को उन्होंने पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा बताया, अब खुद ये चेतावनी दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है नेटो देशों की तरफ से यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद, जिसके दम पर यूक्रेन अब तक युद्ध के मैदान में टिका हुआ है। यही वजह है कि रूस इस युद्ध को पूरी तरह अभी तक एक निर्णय तक नहीं पहुंचा पाया है और इसी वजह से अब तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे रहा है। आपको हम वो हथियार भी दिखाते हैं जिनकी मदद से यूक्रेन ने रूस की साधारण सी दिख रही जीत को एक लंबे संघर्ष में बदल दिया और रूस की सुपर पावर वाली छवि पर सवाल उठाए। इसमें अमेरिका से मिले हथियारों और तकनीकी मदद की अहम भूमिका है। अमेरिका से यूक्रेन को पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल FMG-148 जैवलिन मिल रही है। इस मिसाइल ने यूक्रेन में रूसी टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मिसाइल को आसानी से कंधे पर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और एक अकेला सैनिक भी इसे अकेले ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी Mi-17 हेलीकॉप्टर दिए हैं। अमेरिका ने काफी पहले रूस से यह हेलीकॉप्टर खरीदे थे, लेकिन अब रूस के यही हेलीकॉप्टर रूसी सेना के लिए मुसीबत बन गए। यूक्रेन को अमेरिका और टर्की ने बड़ी मात्रा में हमलावर ड्रोन भी दिए। ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में टर्की बहुत आगे है और अमेरिका भी अफगानिस्तान में अपने ड्रोन्स का सफल इस्तेमाल कर चुका है। यूक्रेन को मिले इन ड्रोन्स ने रूसी काफिले को काफी और कई बार नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन को अमेरिका और जर्मनी ने लगभग 2000 स्ट्रिंगर सिस्टम भी दिए थे। यह अकेले सैनिक के जरिए ऑपरेट किया जाने वाला एक ऐसा सिस्टम है जो पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे यूक्रेन ने बड़ी संख्या में रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया है। अमेरिका से मिले नाइट विजन उपकरण भी यूक्रेनी सेना की बड़ी मदद कर रहे हैं। पश्चिमी देशों से मिले नाइट विजन चश्मे और ड्रोन इंफ्रारेड और हीट सेंसर से लैस हैं। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी की वजह से यूक्रेन के हाथ मजबूत हैं और यूक्रेन को रात की लड़ाई में फायदा मिल रहा है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ के पास ऐसे कई सैटेलाइट्स हैं जो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों के माध्यम से रूसी सेना की सटीक जानकारी यूक्रेन को दे रहे हैं। इस जानकारी के माध्यम से यूक्रेन ने रूस का बहुत नुकसान किया। अमेरिका के अलावा स्लोवाकिया ने यूक्रेन को S-300 एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। रूस में बना मिसाइल सिस्टम 100 किलोमीटर की दूरी से लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का पता लगा लेता है। इसी सिस्टम की मदद से रूसी लड़ाकू विमानों को हमला करने में मुश्किलें आ रही हैं। टैंकों को निशाना बनाने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को लाइट एंटी टैंक वेपन सिस्टम दिया है। सिर्फ 12 किलो वजन वाला यह मिसाइल सिस्टम 800 मीटर दूर तक सटीक मार करता है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को अब तक ऐसे करीब 3600 लाइट एंटी टैंक वेपन दिए हैं। इसके अलावा जर्मनी ने यूक्रेन की सेना को 80 बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां दी। इन गाड़ियों से फायरिंग की जा सकती है और रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। ये नेटो की तरफ से यूक्रेन को वो मदद है जिससे रूस का गुस्सा बढ़ गया है और इसीलिए वो तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे रहा है। ये यूक्रेन को नेटो का दिया हुआ वो हथियार है जिसने रूस की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका, ब्रिटेन या नेटो देश युद्ध में यूक्रेन की सीधी सैन्य मदद तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हथियार देकर यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने की ताकत जरूर दे रहे हैं। कामिकाज़ी दरअसल एक जापानी नाम है
कामिकाज़ी जापान के ऐसे एयरक्राफ्ट होते थे जिसमें विस्फोटक लदा होता था और वो अपने दुश्मन के ठिकाने पर क्रैश कर जाते थे, जिससे बड़ा धमाका होता था। कामिकाज़ी ड्रोन्स मानव रहित ड्रोन्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। ये रडार की पकड़ में नहीं आते। ड्रोन्स अपने साथ विस्फोटक लेकर उड़ते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर दुश्मन के क्षेत्र में जाते हैं। ड्रोन्स के सिस्टम में फोटो के जरिए टारगेट सेट कर दिया जाता है। टारगेट तक पहुंचने पर ये उस पर विस्फोटक लेकर गिर जाते हैं। ये ड्रोन्स दुश्मन पर आत्मघाती हमला करते हैं। इसका इस्तेमाल स्वार्म ड्रोन सिस्टम में भी किया जाता है। इनकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और 3 किलो तक विस्फोटक ले जा सकते हैं। करीब 30 मिनट तक ये उड़ सकते हैं, यानी आधे घंटे में आत्मघाती स्ट्राइक और दुश्मन का काम तमाम। इस तरह के कामिकाज़ी सुसाइड ड्रोन से यूक्रेन की हमला करने की शक्ति बढ़ी है, जिससे रूस को जवाब देना उसके लिए आसान हुआ है। ब्रिटेन के इस कामिकाज़ी सुसाइड ड्रोन को लाइटर कहा जाता है। लाइटर ड्रोन अपने साथ विस्फोटक ले जाते हैं और दुश्मन के टारगेट पर क्रैश कर जाते हैं, जिससे उनका खात्मा हो जाता है। नेटो की सैन्य मदद के खतरे को देखते हुए रूस भी अपनी महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल RS-28 सरमत की टेस्टिंग कर चुका है। ये 700 किलो विस्फोटक के साथ दुनिया की सबसे भारी भरकम मिसाइलों में से एक है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी इस मिसाइल की जद से ब्रिटेन तो क्या, अमेरिका भी बच नहीं सकता। तभी तो पुतिन ने इसके परीक्षण के बाद इशारों में उन्हें धमकी भी दे डाली है। इतना ही नहीं, रूस के परमाणु हमले की आशंका इस बात से भी समझी जा सकती है कि रूस ने यूक्रेन सीमा के 40 मील के दायरे में परमाणु हमला करने वाले मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस ने अपने एक शहर बेल्गोरोड के पास स्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किया है, जहां से खार्किव से लेकर कीव तक कई शहरों पर परमाणु हमला किया जा सकता है। रूस का ये मिसाइल सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। हालांकि रूस पहले भी स्कंदर मिसाइल के हमले से यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर चुका है, लेकिन इस बार आशंका परमाणु हमले की है। यहां समझिए कि रूस ने इस हमले के लिए स्कंदर मिसाइल को ही क्यों चुना। 9K720 स्कंदर रूस की कम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। रूस के पास स्कंदर के 7 से भी ज्यादा वर्जन है। 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली स्कंदर एक रोड मोबाइल मिसाइल है, यानी इसे एक आर्मी ट्रक पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये मिसाइल बड़ी इमारतों को तबाह कर सकती है। इसलिए युद्ध के शुरुआती दिनों में यूक्रेन की कई इमारतों पर रूस ने स्कंदर मिसाइल से हमले किए थे, लेकिन यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब रूस स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल बड़े हमलों के लिए कर सकता है। कुल मिलाकर दोनों देशों ने अपने अपने स्तर पर महातबाही की तैयारी कर ली है। अब देखना यह है कि शुरुआत किस तरफ से होती है। आज तक ब्यूरो। सर्गेई लावरोव ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है और जैसे ही तीसरे विश्व युद्ध की बात आती है, परमाणु हथियारों की बात आ जाती है। तो इनकी संख्या का हिसाब लगाएं तो रूस के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन परमाणु शक्ति का सही अंदाजा तब होगा जब हथियारों की संख्या को 2 प्रतिद्वंद्वी टीमों में बांटकर हम इनकी तुलना करें। वैसे तो परमाणु हथियारों की सटीक संख्या बताना मुश्किल होता है, लेकिन एक संस्था सिप्री इसका आकलन करती है। यहां यह बता दें कि अलग अलग संस्थाओं के आंकड़ों में फर्क आ सकता है, लेकिन मोटे तौर पर बात आपको समझ में आ जाएगी कि रूस की टीम में चीन और नॉर्थ कोरिया हैं। रूस के 5,977 परमाणु हथियारों में डिसमेंटल वॉरहेड्स को भी जोड़ दें तो रूस के पास कुल 6,255 परमाणु हथियार हो जाते हैं। चीन के पास 350, नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50, यानी कुल मिलाकर 6,655। अमेरिका की टीम में फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल हैं। अमेरिका के पास 5,550, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 और इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं, यानी कुल मिलाकर 6,155 परमाणु हथियार। अब भी रूस की टीम के मुकाबले 500 का फर्क है। भारत और पाकिस्तान को फिलहाल तटस्थ मान लेते हैं। पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 156 परमाणु हथियार है। रूस पिछले कई वर्षों से अमेरिका और नेटो देशों को परमाणु जवाब
देना चाहता है। यह दावा अमेरिका की तरफ से किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने आज से 3 साल पहले रूस, अमेरिका और नेटो देशों के बीच परमाणु हमले की भविष्यवाणी की थी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने अंदेशा जताया था कि परमाणु युद्ध की 3 लहरों में कुछ ही घंटों में दुनिया के 10 करोड़ लोग मर सकते हैं और इन आशंकाओं को रूस की तीसरे विश्व युद्ध वाली धमकी से बल मिलता है। ये तय है कि इस युद्ध में परमाणु हमला हुआ तो पहली न्यूक्लियर मिसाइल रूस की तरफ से लॉन्च की जाएगी। पुतिन अमेरिका और नेटो देशों को निशाना बनाना चाहते हैं। ये बात 2019 में अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च में कही थी, जिसकी आशंका अब बढ़ गई है। ये परमाणु हमला कैसे होगा और इसमें किस किस देश के कितने लोग मारे जाएंगे, ये सब एक एनिमेटेड वीडियो की मदद से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के विश्लेषकों ने बताया है। ये एक डरावना परमाणु पूर्वानुमान है। इसमें अंदाजा लगाया गया है। इसमें रूस की तरफ से पहला परमाणु हमला यूरोप पर किया जाएगा। ये न्यूक्लियर वार्निंग शॉट के रूप में रूस के शहर कैलिनग्राद के मिलिट्री बेस से होगा। इसके बाद नेटो इस हमले का जवाब देने के लिए रूस पर टैक्टिकल न्यूक्लियर एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसके बाद ये युद्ध एक परमाणु युद्ध में बदल जाएगा और इस हमले के तुरंत बाद रूस अपने फाइटर जेट्स में शॉर्ट रेंज मिसाइलों के जरिए करीब 300 परमाणु बम नेटो के मिलिट्री बेस पर गिराएगा। इस हमले के जवाब में नेटो देश भी हवाई हमले से करीब 180 परमाणु बम रूस में गिराएंगे। इस 3 घंटे की परमाणु लड़ाई में शुरुआत में यूरोप और रूस के करीब 26 लाख लोग मारे जा सकते हैं। I think that what we've seen Russia doing, where President Putin threatened consequences the like of which you have never seen in your history, he said, this is part of the script of the nuclear aid. It goes all the way back to President Truman and the use of atomic bombs against Japan, where he said in 1945, there will be a reign of ruin like you have never seen before. So nuclear weapon states say this because they can, because they have nuclear weapons. And प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मुताबिक 26 लाख लोगों की मौत के बाद भी ये परमाणु युद्ध यहीं खत्म नहीं होगा। यूरोप की बर्बादी के बाद अगला हमला रूस की तरफ किया जाएगा। इस हमले में अमेरिका जमीन और समंदर में मौजूद सबमरीन से एक साथ 600 परमाणु बम से रूस पर हमला करेगा। अपनी तरफ आते हुए परमाणु हमले का जवाब देने के लिए रूस भी बड़ी संख्या में अमेरिका के शहरों पर हमला करेगा। यह हमला रूस के सैन्य अड्डों, मोबाइल सैन्य वाहनों और सबमरीन से किया जाएगा। परमाणु युद्ध के सिर्फ 45 मिनट के इस दूसरे फेज में दोनों देशों के करीब 34 लाख लोग तुरंत मारे जाएंगे। हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि इस तबाही के बाद भी ये युद्ध अभी खत्म नहीं होगा। परमाणु हमले के आखिरी चरण में रूस और नेटो एक दूसरे को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों और बड़े आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाएंगे। इस हमले में आबादी के हिसाब से हर शहर पर 5 से 10 परमाणु बम गिराए जाएंगे। 45 मिनट के इस तीसरे फेज में करीब 8.5 करोड़ लोगों के मारे जाने की आशंका होगी। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि परमाणु युद्ध से किस तरह पूरी दुनिया में महाविनाश हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। युद्ध के मैदान से अब कूटनीति के मैदान में चलते हैं। आज हम भारत को विलन बताने वाली एक अमेरिकी रिपोर्ट की चीरफाड़ करेंगे। इस रिपोर्ट में भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास हुआ है, इसीलिए देश को इस रिपोर्ट से खबरदार करना जरूरी है। दुखद यह है कि इस रिपोर्ट के हर पन्ने पर पूर्वाग्रह के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और सिलेक्टिव होकर भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता को खारिज करने का प्रयास किया गया है। यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की सालाना रिपोर्ट में भारत को धार्मिक भेदभाव करने वाला देश बताया गया है। भारत को धार्मिक भेदभाव पर विशेष चिंता वाली श्रेणी में डाला गया है। पूरी रिपोर्ट में यह बात जोर देकर बार बार कही गई है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव होता है और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर दिया जा रहा है। 2021 में धार्मिक आजादी का आकलन करते हुए अब 2022 में यह रिपोर्ट रिलीज की गई है। दुनिया में 195 देश हैं, लेकिन अमेरिकी कमीशन की यह रिपोर्ट केवल 30 देशों पर आधारित है। यह अपने आप में आश्चर्य है कि 30 देशों को चुनकर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर टीका टिप्पणी कर रहा है अमेरिका। इसमें 2 श्रेणियां हैं। पहली है सीपीसी यानी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी धार्मिक आजादी के मामले में विशेष चिंता वाली श्रेणी।
दूसरी है स्पेशल वॉच लिस्ट, यानी ऐसी लिस्ट जिसमें शामिल देशों पर खास नजर रखने की जरूरत है। धार्मिक आजादी को लेकर जिन देशों को इन श्रेणियों में बांटा गया है उसमें एक भी पश्चिमी देश नहीं है। यानी अमेरिका मानता है कि पश्चिमी देशों में भरपूर धार्मिक स्वतंत्रता है और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि किन देशों को किस श्रेणी में रखा गया है। बर्मा, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में धार्मिक भेदभाव को लेकर विशेष चिंता जताई गई। इसके अलावा अफगानिस्तान, भारत, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम को भी विशेष चिंता वाली श्रेणी में डाल दिया गया है। वहीं ऐसे देश जिन पर धार्मिक आजादी को लेकर विशेष नजर रखने की बात कही गई है वो देश हैं अल्जीरिया, क्यूबा, निकारागुआ, अजरबैजान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की और उज्बेकिस्तान। इस रिपोर्ट का मतलब यह है कि यूएस कमीशन मानता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत भयानक जुल्म करने वाले देशों के समान है। जरा सोचिए, कम्युनिस्ट देश चीन जहां उइगर मुसलमानों पर भयानक जुल्म होते हैं, इस्लामिक देश पाकिस्तान जहां अल्पसंख्यक होना ही गुनाह है, तानाशाही से चलने वाला देश नॉर्थ कोरिया, धार्मिक कट्टरता का शिकार सऊदी अरब और आतंकियों को पोषण देने वाले इस्लामी देश सीरिया और तालिबानी शासन चलाने वाले अफगानिस्तान के साथ भारत को रखा गया है। विडंबना देखिए कि इराक, क्यूबा, निकारागुआ और मलेशिया जैसे देशों को धार्मिक आजादी के मामले में भारत से बेहतर माना गया है। ये वो बातें हैं जिससे अमेरिकी रिपोर्ट संदिग्ध नजर आती है। आप इसे भद्दे मजाक की श्रेणी में भी रख सकते हैं। धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिकी कमीशन की सोच सिलेक्टिव है और इसके पीछे भारत विरोधी और भारत को तुच्छ समझने वाली सोच नजर आती है। दरअसल यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया दो भाग में बंट रही है। इसमें एक हिस्सा रूस के साथ है, दूसरा अमेरिका और यूक्रेन के साथ। लेकिन भारत ने मजबूती से अपनी बात रखते हुए खुद को इन दोनों पक्षों से अलग रखा है। अमेरिका भी उस पर दबाव बनाने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि वो एक ऐसी रिपोर्ट के आधार पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अमेरिकी नेताओं के मुस्कुराते चेहरों को दोस्ती समझने की भूल मत करिए। दोस्ती की मिसाल देने वाले देश ने अब ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो भारतीयों के मन को चुभ रही है। ये अमेरिका के पूर्वाग्रह से ग्रसित सालाना रिपोर्ट है। कहने को तो इसमें अमेरिका दुनिया भर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बताता है, लेकिन अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता के आकलन में पूर्वाग्रह का पहाड़ साफ दिखाई दे रहा है। और ग्लोबल कही जाने वाली इस रिपोर्ट में टारगेट पर दुनिया के 30 देश हैं। 100 पन्नों वाली पूर्वाग्रह से भरी रिपोर्ट में अमेरिका सर्वे कम करता है और एजेंडा ज्यादा चलाता है। सिलेक्टिव होकर चिंता जताई जाती है। धार्मिक आजादी छीनने के नाम पर अमेरिका कुछ देशों पर चुन चुनकर वैचारिक पत्थर फेंकता है। वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर में, रिलीजियस हार्मनी और रिलीजियस डिफरेंसेस के ऊपर दुनिया में कई जगह इस तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं। मेन रिपोर्ट का जो नजरिया ये होता है कि किस तरह उसको उन मुल्कों के खिलाफ यूज किया जा सके, उनके ऊपर प्रेशर दबाया जा सके, इस तरह की बात होती है बेसिकली, और हर बात होती है। जहां तक ये भारत के नाम की बात है तो भारत ने उस रिपोर्ट को पूरी तरह जंग किया है और उसको इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसके बारे में कभी इस तरह की जब भी रिपोर्ट्स होती हैं ये किसी ना किसी संदर्भ में वो अपने आप बना करके उसको यूज करते हैं। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी घटना हो, अमेरिका का इसमें पूरा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन धार्मिक आजादी पर अमेरिका की चिंता केवल 30 देशों तक सीमित है। इसमें भी भारत को लेकर उसे विशेष चिंता है। अमेरिका इस बात से परेशान है कि भारत में यूएपीए का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी कमीशन का दावा है कि इसका इस्तेमाल केवल अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। त्रिपुरा हिंसा पर अमेरिकी कमीशन का दावा है कि केवल उन लोगों पर कार्रवाई हुई जिन्होंने अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया। धर्म परिवर्तन को लेकर भी रिपोर्ट में चिंता जताई गई। दावा किया गया कि गैर हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण पर कानून लागू किया जा रहा है, जिसकी वजह से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा हो रही है। CANRC का भी खुलकर विरोध किया गया है। इस प्रक्रिया को भेदभाव वाला माना गया है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि 2021 में 33% मुस्लिमों के साथ अस्पताल में भेदभाव हुआ। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए दावा किया गया है कि आंदोलन में शामिल सिखों को आतंकवादी बताया गया।
अमेरिका की ये दशकों पुरानी रवायत है कि वो किसी देश के कानून और नियमों का पालन करवाने के तरीकों पर सवाल उठाता है और इसके पीछे होती है उस देश को रिमोट कंट्रोल से चलाने की इच्छा। अगर आप भाई लॉजिक सोचें तो ये सोच सकते हैं कि जैसे भारत ने इस वक्त यूक्रेन में जो वॉर हुआ है उसके बारे में अपना पूरा एक इंडिपेंडेंट एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड रखा है और उसमें कोई भी दबाव में भारत अब तक नहीं आया है किसी के, क्योंकि भारत का जो है बड़ा प्रिंसिपल्ड स्टैंड रहा है। तो इस चीज में ये हो सकता है कि एक तरह से आपको खाली एक नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं इसको कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप देखें तो अमेरिका में कितनी प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कहिए, अभी डेमोक्रेसी का सबसे ज्यादा हनन वहाँ हुआ है। तो उनका ये है अपने गराबान में देखेंगे नहीं, लेकिन दूसरे के फटे में जरूर टांग अड़ाएंगे। अमेरिका हर साल धार्मिक आजादी पर सवाल उठाने वाली रिपोर्ट में भारत को चिंताग्रस्त श्रेणी में डाल देता है। हालिया रिपोर्ट पर भारत सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन पिछले साल जब ऐसी ही रिपोर्ट पेश की गई थी जिसको भारत ने पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया था और भारत के मामलों में दखल ना देने की बात कही थी। आज तक ब्यूरो। सबसे बड़ी बात तो है कि अमेरिका से पूछा किसने, किस देश ने कहा कि वो उसकी रिपोर्ट तैयार करे। ये जो बड़ा भाई होने का सिंड्रोम है ये अमेरिका को एक दिन ले डूबेगा। अमेरिका की इस रिपोर्ट में कई ऐसी बातें हैं जिन पर सवाल उठने चाहिए। इस कमीशन ने भारत के धार्मिक सद्भाव को चोट पहुंचाया है। अल्पसंख्यकों के मामले में भारत को उसने पाकिस्तान के साथ रख दिया। दावा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान जितने अत्याचार होते हैं। लेकिन हम आपको कुछ दिखाते हैं। जिस पाकिस्तान के साथ भारत को एक ही श्रेणी में डाला गया उसकी और भारत की तुलना दूर दूर तक नहीं हो सकती। अल्पसंख्यकों में केवल मुस्लिम आबादी की ही बात करें तो आजादी के समय देश में मुस्लिम आबादी 10% थी, अब बढ़कर 14.2% हो चुकी है, और वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। रही बात पाकिस्तान की, वहां 1947 में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी 12.9% थी, जो आज 1.9% है, यानी करीब 11% कम। पाकिस्तान और भारत को अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों के तराजू में एक साथ नहीं तौला जा सकता, और अगर ऐसा अमेरिकी कमीशन की ओर से किया गया है तो इसके पीछे अमेरिका का मकसद कुछ और है। इस पर रिसर्च की आवश्यकता है। अमेरिकी कमीशन ने भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में आरोपी स्टैन स्वामी पर यूएपीएल लगाए जाने पर सवाल उठाए, लेकिन यहां यह जान लेना जरूरी है कि स्टैन स्वामी पर 10,000 पेज की चार्जशीट फाइल की गई थी। स्टैन स्वामी का नाम 2017 में हुए भीमा कोरेगांव हिंसा के मुख्य आरोपियों में शामिल किया गया था। एनआईए ने स्टैन स्वामी के खिलाफ सबूत पेश किए थे, लेकिन इस घटना को कोट करते हुए अमेरिकी कमीशन के बुद्धिजीवी लेखकों ने वहां बैठे बैठे अंतिम फैसला सुना दिया। त्रिपुरा हिंसा का भी रिपोर्ट में जिक्र है कि अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई की गई। दरअसल इस मामले में जिन पत्रकारों पर कार्रवाई हुई थी उन पर आरोप था कि उन्होंने गलत जानकारी और भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। जांच में पाया गया था कि वीडियो में पहले से ही छेड़छाड़ की गई थी। धर्म परिवर्तन को लेकर भी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गैर हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण कानून लागू किया जा रहा है। यूएस कमीशन की रिपोर्ट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया गया है। कहा गया है कि धोखे से धर्मांतरण के दोषियों पर उन्होंने एनएसए लगाया और इस तरह से धर्मांतरण विरोधी कानूनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों पर हुआ। जबकि तथ्य यह है कि जबरन, धोखे या मजबूरी का फायदा उठाकर कराए जा रहे धर्म परिवर्तन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई। पिछले साल जून में नोएडा में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया था, जिसमें मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन किया गया था। यहां मूक बधिर बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था। इस मामले में शामिल आरोपियों पर एनएसए लगाया गया था। दूसरे देशों में ताकाझाकी करना और उसके बाद अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाकर आरोप लगाना आसान होता है। जो अमेरिका धार्मिक आजादी पर पूर्वाग्रह से भरी सालाना रिपोर्ट दुनिया के ऊपर थोपता है, जो अमेरिका भारत पर आरोप लगाता है कि यहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जाते हैं, उसकी खुद की सोच क्या है यह भी जान लेते हैं। जरूरी है कि हम आपको यह दिखाएं कि अमेरिकी अखबारों की अलग अलग रिपोर्ट्स में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो छपते रहे, उन्होंने अमेरिकी मुसलमानों को लेकर कई आपत्तिजनक बातें कही थी। 2017 से पहले वो अमेरिकी मुसलमानों को ही सबसे बड़ी दिक्कत बताते रहे। 2017 में जीतकर राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने सीरिया के शरणार्थियों की एंट्री पर बैन लगा दिया। इसके बाद 6 मुस्लिम देशों के लोगों की अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद राष्ट्रपति बनने के 100 दिन पूरे होने पर इशारों में सांप बोलकर अल्पसंख्यकों पर निशाना साधा।
वो ट्रंप ही थे जिन्होंने पहली बार 17 मई 2017 को जोर देकर आतंकवाद को कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद का नाम दिया था। सिर्फ धर्म के आधार पर ही अमेरिका में भेदभाव नहीं होता, रंग भेद भी अमेरिका में बहुत है। 2020 के आंकड़े बताते हैं कि अफ्रीकी और एशियाई मूल के अमेरिकियों को निशाना बनाकर कई अपराध हुए। FBI के अनुसार साल दर साल एशियाई और अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ रंग भेद के मामले बढ़े हैं। इनमें भी 2020 में एशियाई मूल के लोगों के साथ रंग भेद के मामले 2019 के मुकाबले 70% तक बढ़ गए थे। FBI के अनुसार कुल मिलाकर अमेरिका में रंग भेद के मामले 6% तक बढ़ गए। मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के विषय पर अमेरिका को खुद अपने अंदरूनी हालात पर डिटेल में रिपोर्ट बनाने की जरूरत है। कुछ समय पहले अमेरिका ने मानवाधिकार पर भारत को ज्ञान देने की कोशिश की थी तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया था और उस बयान से अमेरिका को बहुत मिर्ची लगी थी। आज ये नई रिपोर्ट सामने है और ये रिपोर्ट भी भारत की तरफ से एक सीधे और सटीक जवाब की मांग करती है। अमेरिका का दोहरा चरित्र यह है कि वो अपनी जमीन पर होने वाली घटनाओं का जिक्र ऐसी रिपोर्ट्स में नहीं करता। उसे इस बात से ज्यादा मतलब होता है कि दुनिया के बाकी देशों में क्या चल रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह अमेरिका को मानवाधिकारों के मसले पर जवाब दिया था, उसी तर्ज पर एक बार फिर नई रिपोर्ट पर जवाब देने की जरूरत है। Looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. जिसके घर शीशे के होते हैं, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। धार्मिक आजादी के नाम पर सालाना रिपोर्ट देने से पहले अमेरिका ने भारत को मानवाधिकारों पर भी ज्ञान दिया था और फिर करारा जवाब भी उसे मिला था। We also share a commitment to our democratic values, such as protecting human rights. We regularly engage with our Indian partners on these shared values, and to that end, we're monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police, and prison officials. भारत में मानवाधिकारों पर लेक्चर देने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में समझा दिया कि नजर तो भारत की भी है अमेरिका में होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की घटनाओं पर, और अगर भारत ने बोलना शुरू किया तो अमेरिका शर्मिंदा हो जाएगा। People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive that. Whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking out. LIC के IPO का काउंटडाउन आखिरकार शुरू हो गया है। मई के पहले हफ्ते में इस IPO को लॉन्च कर दिया जाएगा। 4 से 9 मई तक निवेशक इसके शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। अनुमान है कि सरकार को इसकी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर करीब 21,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस तरह से ये पेटीएम को पीछे छोड़कर अब तक का सबसे बड़ा IPO बन जाएगा। LIC के IPO की उल्टी गिनती आखिरकार लंबे इंतजार के बाद शुरू हो गई है। मार्च में आने की योजना को टालने के बाद अप्रैल बीत गया, लेकिन LIC का IPO नहीं आया। अब सरकार ने मई में देश के इस सबसे बड़े IPO को लाने का ऐलान कर दिया है। LIC का IPO 4 मई से 9 मई तक खुला रहेगा। IPO के जरिए सरकार LIC में 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। इससे सरकारी खजाने को 21,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस IPO के हिसाब से LIC की वैल्यू 6 लाख करोड़ रुपए होगी। वैसे तो सरकार इस साल मार्च में LIC के IPO को लॉन्च करने वाली थी, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के चलते सरकार की इस योजना पर पानी फिर गया था। लेकिन मौजूदा मंजूरियों के तहत 12 मई तक ही IPO लाया जा सकता था। ऐसे में अब डेडलाइन से पहले ही इसे लाया जा रहा है। सरकार पहले 5.5% की हिस्सेदारी बेच रही थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 3.5% की हिस्सेदारी यहां पर बेच रही है और इसके जरिए लगभग 21,000 करोड़ रुपए यहां पर इकट्ठे किए जाएंगे और LIC के IPO का साइज लगभग 6 लाख करोड़ रुपए होगा। और इन्वेस्टर के लिए अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टॉक मार्केट में एक अच्छे IPO के जरिए यहां पर एक अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के सिनेरियो यहां पर काफी उतार और चढ़ाव में थे। इसी वजह से इस IPO में डिले हुआ, लेकिन अब सरकार ने ये कर लिया है कि इस IPO को लेकर आएंगे और आम इन्वेस्टर इसके जरिए पैसे लगाकर अच्छे पैसे यहां पर बना सकते हैं। इसके साथ ही अब सरकार ने LIC के IPO का आकार भी छोटा कर दिया है।
देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के इश्यू में अब 5% की जगह 3.5% हिस्सेदारी बेची जाएगी। हालांकि अगर मार्केट में इश्यू की डिमांड अच्छी रही तो ये अब भी 3.5% से बढ़ाकर 5% तक हो सकती है। सरकार ने फरवरी में सेबी के पास LIC के ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे, जिसका लक्ष्य 12 ट्रिलियन रुपए की वैल्यूएशन पर करीब 65,000 करोड़ रुपए जुटाना था। इस रकम के लिए सरकार 5% हिस्सेदारी को बेच रही थी। हालांकि अभी भी 21,000 करोड़ रुपए का IPO अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। इसके पहले पेटीएम ने 18,300 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड IPO लॉन्च किया था। अगर IPO 12 मई से पहले नहीं आ पाता तो फिर इसे अगस्त या सितंबर तक टालना पड़ सकता था। दरअसल ताज़ा तिमाही नतीजों के साथ नए पेपर और वैल्यूएशन सेबी के पास दाखिल किए बगैर ये मुमकिन नहीं था। आज तक ब्यूरो।